बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम अपना इसमें आपको पहली बार 3 नए थिंकर पढ़ने को मिलेंगे। देखिए, आप इसका कंटेंट देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को तैयार कीजिएगा। इसके कंटेंट में जयप्रकाश नारायण, उनका टोटल रिवॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पर समग्र क्रांति, राम मनोहर लोहिया और उनका सोशलिज्म यानी समाजवाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यानी उनका मानववाद, नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रीय आपातकाल। यह एक घटना हुई थी जो कि 1975 के अंदर इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय में, उसका पूरा यहाँ पर वर्णन दिया गया है। डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस यानी लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, यानी आपातकाल के समय हमारा जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ गया था, और उसके बाद किस तरीके से फिर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, और उसके अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ द अडल्ट, बैकवर्ड एंड यूथ, किस तरीके से उसमें अडल्ट ने और बैकवर्ड क्लास ने और यूथ ने पार्टिसिपेट किया, युवाओं ने, क्योंकि ये छात्रों का आंदोलन था और छात्रों के आंदोलन के माध्यम से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई थी। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं हम अपने चैप्टर नंबर 11 में देखेंगे। तो हम आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जयप्रकाश नारायण से। ये देखिए, जयप्रकाश नारायण के नाम से जारी किया गया सन 2001 का डाक टिकट। इसमें इनकी फोटो दिखाई दे रही है और उनके सिग्नेचर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, सामान्य परिचय जयप्रकाश नारायण का क्या था। 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनेता थे, और इन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। वे एक समाज सेवक थे जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, तथा पटना के हवाई अड्डे का नाम उन्हीं के नाम से रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो लोक नारायण जयप्रकाश नारायण अस्पताल के नाम से है। ठीक है ना, ये आप लोग LNJP सभी जानते हैं इस हॉस्पिटल का नाम। दिल्ली में रहने वाले विद्यार्थी, तो ये उन्हीं के नाम से है। तो उसी से समझ लीजिए कि कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति ये रहे हैं भारतीय राजनीति के और भारतीय समाज के। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स उनके मैंने बनाए हैं जो उनके इंट्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा संबंधित है। जैसे जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बलिया, उत्तर प्रदेश जिले के सिताप दियारा गांव में हुआ था। जयप्रकाश नारायण की शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालय में हुई थी, जहां वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक बन गए थे। वर्ष 1929 में भारत लौटने पर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्ष 1932 में उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। यानी उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था महात्मा गांधी के वो समर्थक थे, अनुयायी थे, उनको फॉलो करते थे। ठीक है। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक वामपंथी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष में भारतीयों की भागीदारी का विरोध करने के कारण उन्हें 1939 में फिर से जेल में डाल दिया गया। यानी उन्होंने ये माना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस क्यों लड़े, इसका उन्होंने विरोध किया और इसके कारण फिर से उन्हें जेल हुई। 1946 में उन्होंने कांग्रेस नेताओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक उग्रवादी नीति अपनाने की सलाह दी। 1948 में उन्होंने कांग्रेस के अधिकांश समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और वर्ष 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई। ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन करने हैं। वर्ष 1974 में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए एक कार्यक्रम की वकालत की, जिसे उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का करार दिया। संपूर्ण क्रांति 7 क्रांतियों से का संयोजन है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, बौद्धिक, शैक्षिक व आध्यात्मिक
इन सभी क्षेत्रों के अंदर एक परिवर्तन की उम्मीद उन्होंने रखी थी। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा समाज में एक बदलाव लाना था जो सर्वोदय के आदर्शों के अनुरूप हो। सर्वोदय शब्द का मतलब देखिए, सर्वोदय यानी सभी का उदय, सभी का कल्याण, सभी का विकास। और ये कब संभव है? जब सभी क्षेत्रों में एक साथ ये विकास हो। जैसे मान लीजिए हमने राजनीतिक अधिकार दे दिए, एक सिंपल सी चीज है, एग्जाम्पल है यहाँ पर कि मान लीजिए किसी एक गरीब आदमी को राजनीतिक अधिकार मिल गए, भाई तो पूरी तरह स्वतंत्र है। पहले तू गुलाम था, मजदूर था, अब तू स्वतंत्र है, तुझे समानता प्राप्त है, तुझे वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है, परंतु उसे रोजगार प्राप्त नहीं है, उसे आजीविका के साधन प्राप्त नहीं है, उसे शिक्षा प्राप्त नहीं है। तो उस राजनीतिक अधिकार का वो क्या करेगा? क्या कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जब तक उसको सारे क्षेत्रों में उसका विकास नहीं होगा, सभी क्षेत्रों में उसको उसके अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक संपूर्ण विकास संभव नहीं है, या उसका उदय, उसका विकास नहीं हो सकता। तो यही जयप्रकाश नारायण का कंसेप्ट था कि समग्र विकास तब होगा जब समग्र क्रांति होगी। अब देखिए, समग्र क्रांति को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। लोकनायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं। आपको बिल्कुल इनको पॉइंट बनाकर नोट करना है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। संपूर्ण क्रांति से, जयप्रकाश नारायण का कोट है यहाँ पर, संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य है समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। यानी वो कहते हैं क्रांति कब होगी? जब सबसे दबा कुचला, यानी सबसे जो गरीब है, सबसे ज्यादा वंचित है, वो व्यक्ति भी सत्ता के सबसे टॉप मोस्ट सीट पर पहुंच सके, तभी उसको संपूर्ण क्रांति माना जाएगा कि एक व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। जयप्रकाश नारायण की राजनीतिक विचारधारा के विकास का अंतिम चरण उनकी समग्र या संपूर्ण क्रांति की अवधारणा ही है। 1974 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था। उन्होंने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति को अपना चरम लक्ष्य घोषित किया। वे एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो शोषण व अत्याचार से मुक्त हो। उन्होंने संपूर्ण क्रांति के उद्घोष द्वारा भारतीय समाज की सुप्त आत्मा को जगाने तथा सामाजिक ढांचे को बदलने का प्रयास किया। वे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में मानवीय चेतना का महत्व समझते थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय समाज में मूलभूत आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना पर जोर दिया कि आध्यात्मिक मूल्य भी, वो ये चाहते थे कि जो नैतिकता है वो खत्म हो गई। अब जैसे क्या हो रहा है कि जब अधिकार मिल गए पर फिर भी व्यक्ति दबा कुचला है, क्यों है? क्योंकि नैतिकता नहीं है, भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, लोगों के अंदर जो पुराने मानवीय मूल्य थे वो खत्म होते जा रहे हैं। तो केवल राजनीतिक अधिकार देने से, आर्थिक अधिकार देने से, शिक्षा दे देने से, भाई किताबी ज्ञान दे देने से सब कुछ नहीं होगा। वो सब कुछ कब होगा? जब आध्यात्मिक क्रांति भी होगी। वो कहते थे कि नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य भी लोगों के अंदर वापस से पुनर्स्थापित करने पड़ेंगे जो किसी समय पर लोगों को प्राप्त थे। वे भारत में एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे जो पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हो। वे एक स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन के पक्षधर थे जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान न हो। वे शोषण रहित समाजवादी समाज की स्थापना के आतुर थे। अब देखो, ये जो सारे पॉइंट है, जैसे आपको, जब आप राजनीतिक क्रांति यानी लोकतंत्र की स्थापना, कैसे लोकतंत्र की? जो धर्मनिरपेक्ष हो। जब उनको से कहा जाए कि आपसे कहा जाए कि प्रशासनिक क्रांति, तो प्रशासन स्वच्छ और कुशल हो, भ्रष्टाचार उसमें ना हो। तो ये सारे पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। और सामाजिक क्रांति यानी ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना जिसमें शोषण का कोई स्थान ना हो। उनकी समग्र क्रांति का तात्कालिक लक्ष्य बढ़ती हुई महंगाई को रोकना था। उन्होंने इस क्रांति के द्वारा सामाजिक भेदभाव समाप्त करके सच्चे समाज की स्थापना करने का प्रयास किया। उनकी संपूर्ण का संबंध राजनीतिक क्षेत्र से न होकर जीवन के अन्य क्षेत्रों से भी है। यानी उनकी क्रांति केवल पॉलिटिकल नहीं है, कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में, जो क्षेत्र जीवन का विकास करने के लिए है, उस हर क्षेत्र का को क्रांति के द्वारा बदला जाए, ये उनका प्रयास था। वे क्या कहते थे कि उनकी संपूर्ण क्रांति सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक, वैचारिक, शैक्षिक व आध्यात्मिक 7 क्रांतियों का मिश्रण थी। यह अवधारणा उनके सर्वोदय, समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद तथा दल विहीन प्रजातंत्र की धारणाओं का विस्तार है।
देखो ये सब चीजें उन्होंने कंसेप्ट दिए कि सर्वोदय यानी सभी का उदय हो, जिसके अंदर ऐसा लोकतंत्र हो जहाँ समाजवाद हो, ऐसा प्रजातंत्र हो जहाँ पर दलों की राजनीति ना हो, सत्ता की राजनीति ना हो। ये सब उनके कंसेप्ट दिए हुए हैं। उनका विश्वास था कि संपूर्ण क्रांति ही जनता के नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर बल देगी और सच्चे समाजवाद की स्थापना करने में सहायक सिद्ध होगी। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के द्वारा सच्चे समाजवाद एवं सच्चे लोकतंत्र की स्थापना को अपना लक्ष्य स्वीकार करती है। उनकी समग्र क्रांति की अवधारणा उस समय भारतीय जनता में इतनी लोकप्रिय हुई कि श्रीमती इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू करके समग्र क्रांति के रूप में व्यापक जन आंदोलन को दबाने के लिए शक्ति का सहारा लेना पड़ा। ये सब आपने ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ा है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने सभी प्रमुख नेताओं को जेल में बंद कर दिया, आपातकाल लगाया गया और जो आंदोलन था उसका शक्तिपूर्वक दमन किया गया। अब यहाँ पर मैं कुछ एक बेसिक आपको चीज बताना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े थे, उन्होंने सारे विपक्षी दलों का नेतृत्व किया। पर यहाँ मैं ये भी बात आपको बताना चाहती हूँ बच्चों कि जो जयप्रकाश नारायण थे वो इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे, उनके परिवार के बहुत करीबी थे और बचपन में इंदिरा गांधी उन्हें चाचा कहा करती थी। तो इतना उनका पारिवारिक रिश्ता था। और यहाँ पर ये आंदोलन के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया, पर ये विचारधारात्मक लड़ाई थी और अगर देखा जाए तो ये सत्ता के लिए लड़ाई थी। और जब उनकी डेथ हो रही थी, अंत समय था, तो जो विपक्षी पार्टियां जिन्होंने जयप्रकाश नारायण को का सपोर्ट लेकर इंदिरा गांधी का विरोध किया था, उन पार्टियों ने भी जयप्रकाश नारायण को भुला दिया और उस समय में इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण का साथ दिया था। तो अंत समय में वो वापस से अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी के साथ आ गए थे। तो कुछ इस तरीके की पॉलिटिकल चीजें थी। परंतु यहाँ पर हमारा स्टडी पॉइंट केवल ये है कि हम जयप्रकाश नारायण के विचारों को समझें, समग्र क्रांति की अवधारणा को समझें और उम्मीद है कि आपको समग्र क्रांति का अर्थ, सर्वोदय का अर्थ जरूर समझ में आया होगा। हम अपने अगले चैप्टर में राम मनोहर लोहिया और अगले वीडियो में राम मनोहर लोहिया को और दीनदयाल उपाध्याय को स्टडी करेंगे। तब तक आप इसके नोट्स अपने तैयार कीजिए। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रसन्न रहिए।